तो स्टूडेंट, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो अगर आप भी 23 फरवरी को 23 फरवरी को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, साथ में स्पेशल भी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर जी बायोलॉजी का मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो। तो आज मैं आप लोगों के डिमांड पर लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक ऐसा क्लास जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। 23 फरवरी को जाकर कॉपी में छाप देना बच्चों, क्लास 12 बायोलॉजी 2026। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। 1-1.5 घंटे की ये क्लास होगी, लेकिन बहुत स्पेशल क्लास है। पूरा बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। देखो, इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सारे चैप्टर के। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, 2026 में 95% की गारंटी है बच्चों। पूरा बायोलॉजी सिर्फ एक वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको समझो। एक रोड मैप में बता देता हूं, हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबका ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है, वन शॉट वीडियो। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे क्लासेस सिर्फ आपको शुभम लेक्चरर पर ही मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए भाई, प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहीं पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। और आपको अगर क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है तो भी आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9918332305 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे अगर आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। लेट्स स्टार्ट। अब एक एक करके हम 50 क्वेश्चन टोटल पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 1 से 13 तक, पूरे चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो पहला क्वेश्चन इसी का है, देखो ध्यान से समझो। द्विनिषेचन क्रिया होती है, जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ये किसमें होती है? शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में और घा है आवृत बीजी पौधों में। तो बच्चों, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ना, इसी में द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो आपका घा वाला ऑप्शन ना बिल्कुल 100% सही है, आंख मूंद कर टिक कर दो। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमें टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं ना, तो 50 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा ना, उसका आंसर पहले ही कमेंट करके बता देना, क्योंकि आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप लोग स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, जिसका क्वेश्चन आपको आ रहा है, मैं जैसे जैसे ऑप्शन पढ़ूंगा आप पहले ही आंसर दे दो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अभी देखिए हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, जब हम चैप्टर को चेंज करेंगे आपको बता देंगे। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? राम उदार, बीएन प्रसाद, पीएन मेहरा या प्रो माहेश्वरी? अरे प्रो माहेश्वरी जी हैं भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक। पी माहेश्वरी जी को ही, प्रो माहेश्वरी जी को ही भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक माना जाता है अपने इंडिया का, ठीक है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। तीसरा क्वेश्चन देखो, बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? का है निभाग,
चलाजा, खा है नाभिका हाइलम। देखो ये इसका इंग्लिश लिखा हुआ है, निभाग को इंग्लिश में चलाजा बोलते हैं, नाभिका को हाइलम बोलते हैं। गा है केंद्रक और घा है माइक्रोपाइल। अरे भैया बीजांड का वो स्थान जहां बीजांड ब्रिज जुड़ा होता है ना, वो नाभिका या हाइलम उसको बोलते हैं। यानी कि आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है। एक प्रारूपी जो आवृत बीजी भ्रूण कोष होता है ना, वो परिपक्व होने पर कैसा होता है? ये क्वेश्चन नीट के पेपर में भी आ चुका है, मैंने खुद एग्जाम दिया था। अब आप लोग कहेंगे सर जी कितना नंबर आया था, ठीक है? तो आप लोग सभी लोग कमेंट करना कि सर आपका नीट में कितना नंबर था। जितने बच्चे देख रहे हैं अगर सभी का कमेंट आएगा ना, तो मैं रिप्लाई दे दूंगा कि कितना नंबर था। उसी कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा कि मेरा नीट में इतना नंबर था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? पहले ही अटेम्प्ट में मुझे इतना नंबर मिला था। तो का देखो 7 केंद्र किए 8 कोशिकीय, खा है 7 केंद्र किए 7 कोशिकीय, गा है 8 केंद्र किए 7 कोशिकीय और घा है 8 केंद्र किए 8 कोशिकीय। तो इसका राइट आंसर होगा गा वाला। 8 केंद्र किए 7 कोशिकीय होता है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष। परिपक्व होने पर ना 8 केंद्र किए 7 कोशिकीय होता है। बस हो गया। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, नीट के पेपर में भी आ चुका है, तो आप खुद ही समझ लो। चलो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब हम लोग चलेंगे। ये देखो सैल्विया में परागण होता है। सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीटों द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। अरे सैल्विया में परागण जो है ना, वो कीट के द्वारा होता है। कीट जो है ना, इसमें परागण में ये भूमिका निभाते हैं। कौन? कीट। ठीक है, कीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि बस ऐसे में बोलता जा रहा हूं। देखो अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे से पढ़ना है ना, एक आप लोग अच्छे जो भी पढ़ो ना, उसको फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो भी देख रहे हो, कहीं अलग भी बिजी हो। एक चीज पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करो, कोई दूसरा काम कर रहे हो तो उसको पहले कर लो तब पढ़ाई करो। पढ़ाई को सीरियस लेकर चलो। अब वो दिन नहीं है भैया, 12th है आपका, कुछ करके दिखाना, अच्छा नंबर लेकर आना है तो मेहनत करो। नहीं तो ऐसे बोले जाओगे कि वो देखो जा रहा है, फेल हो गया 12th में। क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके पिता का जो सर है वो झुक जाए? अरे पढ़ो, मेहनत करो यार, एक ही लाइफ मिली है। ये 12th जो है ना आपका लास्ट बोर्ड एग्जाम होता है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना, फिर कंपिटिटिव एग्जाम देना होगा अगर करोगे तैयारी। गा निभाग पाया जाता है। निभाग कहां पाया जाता है? का है परागकण में, खा है बीजांड में, गा है भ्रूणपोष में और घा है ये सभी। अरे भैया ये जो हमारा निभाग होता है ना, ये बीजांड में पाया जाता है, ओव्यूल में। तो निभाग जो है वो बीजांड में पाया जाता है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आंख मूंद कर टिक कर दो बच्चों। चलो 7वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। स्त्री में अब आ चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर मानव जनन पे। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया क्योंकि यहां पे मनुष्य की बात की गई है, तो ये दूसरा चैप्टर है बच्चों, मानव जनन। देखो स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मतलब स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? जब भ्रूण का अंतररोपण होता है ना, तो किस अवस्था में होता है? मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला या न्यूरुला? अरे भैया ब्लास्टुला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण जो है ना वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही होगा बच्चे पार्टी। चलो 8वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8। एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस किसके द्वारा स्रावित होते हैं? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। हमारे वृषण में जो पुरुष होते हैं ना, उनके वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, तभी लड़कों में चुल्ल बढ़ता है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9। स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है कितने दिन पर होता है? स्त्रियों में जो आवर्त चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की,
ठीक है, वो कितने दिन के चक्र में होता है? का है 10 से 11 दिन, खा है 28 से 29 दिन, गा है 25 से 26 दिन और घा है 17 दिन। अरे भैया, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः 28 से 29 दिन के आवर्त चक्र में होता है। मतलब हर 28 से 29 दिन के चक्र में ना स्त्रियों में आवर्त चक्र की प्रक्रिया होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। चलो 10 नंबर पे आ जाओ बच्चा वाड़ी। 10, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, अभी तो मैंने बताया, सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिविस्तरण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा। अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, अभी तो मैंने बताया भाई। क्वेश्चन का आंसर बताया था कि नहीं जब मैं आपको एंड्रोजेंस पढ़ा रहा था, ठीक है? तो ये घा वाला ऑप्शन आंख मूंद के टिक कर देना, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर जी इसका पीडीएफ भी दे, हमें पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं ना सबका पीडीएफ अगर चाहते हो तो एक काम करो, प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर दो। शुभम लेक्चरर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, वहां पे मैं आपको सारे पीडीएफ देता हूं। वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें तैयारी कराई जाती है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको उसमें दिए जाते हैं एक सीरियल से। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है 9918332305, ये मेरा नंबर है। इसी पर आप कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा। टेंशन मत लेना, 2026 में अगला टॉपर आप ही बनोगे। नंबर नोट कर लो फटाफट। कोई भी प्रॉब्लम है सर जी को याद करो, सर जी है आपके साथ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे 3rd चैप्टर जनन स्वास्थ्य से है। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? मतलब एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, काइएजमेटा या प्रतिजन्म? अरे भैया, जो का वाला ऑप्शन है ना, बारपिंड, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में बारपिंड से किस उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है, बारपिंड उसमें पाया जाता है। तो 11 का वाला ऑप्शन सही होगा। चलो बच्चा 12 नंबर देख लो, सारा पीडीएफ में देता हूं, टेंशन मत लेना, जब तक आपको नहीं बना देंगे टॉपर कहीं नहीं जाने वाले। 12 नंबर, निम्नलिखित में पुरुषों से संबंधित है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया पुरुषों से संबंधित है? वैसेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी या इनमें से कोई नहीं? अरे बेटा, वैसेक्टॉमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है, गोलियां नहीं, गोलियां तो सब खाते हैं भाई। ट्यूबेक्टॉमी जो है, देखो स्त्रियों में फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है तो ये स्त्रियों से रिलेटेड है, लेकिन वैसेक्टॉमी हम सबसे, वास्ट डिफरेंस हमारे अंदर होता है, तो वैसेक्टॉमी हमसे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, मतलब मुझसे नहीं, पुरुषों से, हम पुरुषों से। अरे हम भी पुरुष हैं भैया, कुछ दूसरा मत समझना। चलो 13 नंबर क्वेश्चन अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर पर। चलो बच्चों, अब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आनुवंशिकता वाला चैप्टर ना है, ऐसा नहीं हो सकता, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। चलो, वंशागति की आनुवंशिक इकाई क्या है, जल्दी बताओ। वंशागति की आनुवंशिक इकाई, गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी काय या जीन? अरे वंशागति की आनुवंशिक इकाई जीन ही तो है भैया, एक जीन ही होता है जो किसी भी लक्षण को निर्धारित करने का काम करता है, तो जीन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जैसे हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, उनके पापा भी पतले हैं, तो कुछ लोग कहेंगे यार इनका जीन ही ऐसा है, जीन्स कहेंगे वो लोग। अरे जीन्स नहीं, जीन। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 14 नंबर, मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? मंगोली जड़ता, जिसको हम मंगोलिक बेवकूफी भी कहते हैं, डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है? लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, 21वीं जोड़ी के अलग अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, लिंग गुणसूत्रों की एकाधी सूत्रता से, या 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता से? अरे ये घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, हमारे अंदर टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र। ठीक है, अब होता क्या है, अगर 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसकी जगह पर अगर 3 हो जाते हैं ना, तो वहां पे ये उत्पन्न हो जाता है मंगोली जड़ता, उसको हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। तो 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण ही मंगोली जड़ता रोग होता है, आनुवंशिक रोग है। ठीक है,
पढ़ाया है मैंने डाउन सिंड्रोम, आपको टेंशन मत लेना। चलो भैया 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस टेस्ट क्रॉस? का है 3:1, खा है 1:1, गा है 9:3:3:1 एंड घा है 1:1:1:1। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का जो अनुपात है वो 9:3:3:1 होता है, यानी कि 9:3:3:1 होता है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलो बच्चों 16 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? अरे वही तो डाउन सिंड्रोम भैया, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण, मतलब 21वें गुणसूत्र में जो 2 गुणसूत्र होते हैं ना वो 3 हो जाते हैं। तो कौन सा रोग होता है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या थैलेसीमिया? अरे डाउन सिंड्रोम बच्चों, ये ऐसे टिक कर दो। 16 का कौन सा सही ऑप्शन होगा? गा वाला। डाउन सिंड्रोम जो है ये आनुवांशिक विकार है जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। हो भैया थका, चलो आगे बढ़ते हैं। थके नहीं है पैर, अभी तो जंग जारी है। और याद रखो बच्चों, अब की बार 95% की तैयारी है, मेहनत करते रहो। 17 नंबर, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, इसमें से कौन सा रोग जन्मजात उपापचयी है? का है फिनाइल कीटोन्यूरिया, खा है वर्णांधता, गा है हीमोफीलिया, घा है अरक्तता। तो बच्चों फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ना ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। चलो 18 नंबर पे आ जाओ बच्चा बाड़ी, क्वेश्चन नंबर 18। हरगोविंद खुराना, अब हम 5वें चैप्टर पर आ चुके हैं, वंशागति का आणविक आधार इस चैप्टर का नाम है। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं किसके लिए? हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। अरे हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमारे हरगोविंद खुराना जी को जाना जाता है। बस हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ो। 50 क्वेश्चन देखने हैं और हम 2026 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो 5G के स्पीड से चलेंगे, ठीक। चलो 19, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है। संदेशवाहक आरएनए का यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण कहां होता है? का है केंद्रक में, खा है राइबोसोम में, गा है गाल्जी काय में, घा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा का वाला, केंद्रक में। संदेशवाहक आरएनए का जो निर्माण होता है ना वो न्यूक्लियस में होता है, यानी कि केंद्रक में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो बकवास। चलो समझ में आ गया। 20 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन होता है। देखो डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, लेकिन आरएनए अणु में थाइमिन का विस्थापन किससे होता है? मतलब थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन या एडेनिन? अरे यूरेसिल पाया जाता है भैया। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता। चलो बच्चों 21 पे आ जाते हैं। 21 शुभ शुभ डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है? किसको डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है? डीएनए को खंडों में कौन काटता है? एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज या ट्रांसक्रिप्टेज? अरे भैया एंडोन्यूक्लियस ही तो है जो डीएनए के रासायनिक चाकू कहलाते हैं, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। लाइगेज जो होता है ना ये डीएनए के खंडों को जोड़ता है, कोई काटेगा तो कोई जोड़ेगा। तो 21 का सही है। 22 पे आ जाओ बच्चों बाड़ी, 22 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन है तो प्रारंभक प्रकूट है। कौन सा जेनेटिक कोड जो है वो प्रारंभन प्रकूट है प्रोटीन संश्लेषण के लिए? AUG, UAG, UGA, UAA, ये भैया जेनेटिक कोड्स होते हैं ना। जैसे प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन है तो जो प्रारंभक प्रकूट है वो AUG होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्टिंग कोडान होते हैं। तो आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा पार्टी 23 पे आ जाओ। 23 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, ध्यान से समझो। मिलर के प्रयोग में अब आ चुके हैं जैव विकास चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 6 जैव विकास पे हम आ चुके हैं बच्चों। चलो इवोल्यूशन इंग्लिश में। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात क्या था? देखो मिलर जी ने एक प्रयोग किया था
जीवन की उत्पत्ति के संबंध में, तो उनके प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन का रेशियो क्या था? 2:1:2, 1:2:2, 2:2:1 या इनमें से कोई नहीं। अरे मिलर जी के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में जो अनुपात था ना वो 2:1:2 था। मतलब हाइड्रोजन का 2, अमोनिया का 1 और मेथेन का 2, तो 2:1:2। बस हो गया बच्चा बाड़ी। 24 पे आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्यार से चलो, बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, टेंशन मत लेना। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में काम मत करना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। देखो अभी इस वीडियो को देख लोगे 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी में। 6 कहां, कितने नंबर का आता है? जो भी आता है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो 24, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? किस वैज्ञानिक ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कहा है डार्विन, खा है माल्थस, गा है बेजमान, घा है हेकल। अरे हेकल जी ही हैं जिन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो हेकल, घा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। चलो 25 पे आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? का है लैमार्क, खा है डार्विन, गा है वैलेस, घा है ह्यूगो, डी ब्रीज। तो भैया डार्विन जी ने दिया प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद जो है ना, ये डार्विन जी ने इस सिद्धांत को दिया था। हाँ भैया, खा वाला ऑप्शन आपका सही है, टेंशन फ्री रहो। चलो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा पार्टी। डार्विन फिंचेज उदाहरण है। डार्विन फिंचेज किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, अनुकूली अभिसरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन फिंचेज जो है ना वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण है बच्चों। आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डार्विन फिंचेज जो है वो अनुकूली विकिरण का उदाहरण होता है। चलो 27 पे आ जाओ। अभी हम जैव विकास पे ही हैं। चैप्टर 6 से 7 पे आ चुके हैं। चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर। जैसे हम मनुष्य हैं तो बहुत सारे लोग स्वस्थ हैं, एकदम फिटनेस उटनेस बनाए हैं हमारी तरह। कुछ लोग भैया रोग उनको हो जाता है, किसी को टाइफाइड, किसी को न्यूमोनिया, किसी को अमोनिया नहीं, अमोनिया तो, और किसी को हो गया मलेरिया, डेंगू, ये सब हो जाता है ना। चलो 27 नंबर क्वेश्चन। निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? बताओ निंद्रा रोग किसके कारण होता है? निंद्रा रोग का मतलब ना उसमें आदमी ज्यादातर सोएगा। ये किस जंतु के कारण होता है? का है यूग्लिना, खा है प्लाज्मोडियम, गा है ट्रिपैनोसोमा, घा है अमीबा। अरे ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है निंद्रा रोग। आदमी खूब सोएगा एंजॉय करके, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। सोते सोते गुजर जाएंगे, क्या होगा? चलो 28 पे आ जाओ बच्चों बड़ी। 28, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक कौन है? चिकनगुनिया जो विषाणु वायरस है ना उसका वाहक कौन है? कौन इस विषाणु को ले जाता है? वाहक का मतलब होता है ना, देखो कोई भी रोग होता है ना, जैसे मलेरिया है तो कुछ लोग कहेंगे यार मच्छर के कारण हो गया। अरे मच्छर उसको लेकर जाता है। जो रोगजनक होता है ना, दो चीजें होती हैं, एक रोगजनक, एक वाहक। रोगजनक जो होता है वही आपके अंदर रोग उत्पन्न करता है। मच्छर तो उसका वाहक है, वो उसको लेकर जाता है, आपके अंदर ट्रांसफर करता है। जिम्मेदार दोनों है। चिकनगुनिया विषाणु का वाहक क्या है? का है क्यूलेक्स मच्छर, खा है एडीज मच्छर, गा है एनोफिलीज मच्छर, घा है इनमें से कोई नहीं। तो भैया खा वाला ऑप्शन सही होगा, एडीज मच्छर। चिकनगुनिया विषाणु का जो वाहक है ना वो एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छरों के कारण ही चिकनगुनिया होता है। 29 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 29, पीत ज्वर का वाहक कौन है? टाइफाइड का वाहक कौन है? पीत ज्वर। का है एनोफिलीज, खा है क्यूलेक्स, गा है एडीज, खा है मस्का। अरे एडीज है भैया। पीत ज्वर का भी वाहक जो है ना वो एडीज ही होता है। आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पानी लाओ भाई, कोई पानी, प्यास लगी है। भूख प्यास सब छोड़ देंगे लेकिन पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया। चलो 30 नंबर। टीबी के टीके का नाम क्या? अगर किसी को टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो उसको कौन सा टीका लगवाना चाहिए? का है पीएएस, खा है ओपीबी, गा है डीपीटी, घा है बीसीजी। अरे बीसीजी भैया, टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। किसी को अगर टीबी हो गया ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसको बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। चलो बच्चा 31, फटाफट चलते रहो, कुछ स्पेशल करेंगे। निम्नलिखित में किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? बताओ इसमें से कौन सा रोग हो जाता है जिसको पता करने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड,
मलेरिया, अतिसार, पेचिस या फाइलेरिया। अरे भैया जिसको टाइफाइड हो गया ना, पीत ज्वर, तो ये रोग जब होता है ना, तो डॉक्टर जब इसका पता लगाने के लिए प्रयास करते हैं तो विडाल टेस्ट करते हैं, ताकि विडाल टेस्ट के द्वारा ही टाइफाइड का पता लगाया जाता है। विडाल टेस्ट कराना पड़ता है, जैसे हमारी पत्नी जी को हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पत्नी को सुनकर यार चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ जाती है ना। अब आप कहेंगे सर जी आपकी शादी हो गई, शादी हो गई, तो आप लोग कमेंट कर देना, सारे बच्चे पूछ लेना क्वेश्चन, सर जी आपकी शादी हो गई है। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे मैं इसका आंसर दे दूंगा कि मेरी शादी हुई कि नहीं हुई। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस कमेंट सारे बच्चे करेंगे अगर जानना है तो। चलो 32, डेंगू यानी कि हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? डेंगू का वाहक कौन है? क्यूलेक्स, एडीज, एनोफ्लीज या इनमें से कोई नहीं? अरे भैया इसका भी वाहक एडीज ही होता है। ये एडीज जो मच्छर है बहुत खतरनाक होता है। बताओ, डेंगू, पीत ज्वर सबका वाहक यही भैया बैठे हैं। ठीक है, यही ले लेके जाके सुई लगाते हैं हम सबके अंदर, तब जाकर मलेरिया सॉरी डेंगू वंगू होता है। हड्डी तोड़ डेंगू जिसको हो जाता है ना, उसकी हड्डियां ऐसा लगती है टूट रही हैं हड्डी, ये। ठीक है, चलो 33 पे आ जाओ। 33 नंबर, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? देखो अभी वाहक मैंने बताया एडीज मच्छर, लेकिन इसका रोगजनक कौन है जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है? एस्कैरिस, साल्मोनेला, प्लाज्मोडियम या अमीबा? अरे साल्मोनेला जो है ना, साल्मोनेला टाइफी आपने सुना होगा, इसके कारण ही टाइफाइड होता है। ये रोगजनक है जिसके कारण होता है। जो मच्छर होता है वो तो इस साल्मोनेला टाइफी को लेकर आता है हमारे अंदर, सुई लगाता है। अरे सुई नहीं, जो उसका जो भी होता है। 34 पे आ जाओ बच्चे पार्टी। 34, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की, पेंसिल की नहीं तो आप लोग पेंसिल समझे, पेन है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? कहा है बीजमान, कहा है स्मिथ ने, कहा है फ्लेमिंग ने, कहा है आर्बर ने। अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे। 8 ही तो होगा शायद, हाँ 8 ही है। चैप्टर का नाम क्या है भैया? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है शायद। चलो देखते हैं। तो फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी। फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 35 पे चलते हैं। 35 नंबर, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। कौन सा पौधा आनुवांशिकता रूपांतरित है? अब ये हमारे चैप्टर नंबर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का क्वेश्चन है। तो का है बीटी कपास, खा है बीटी मक्का, गा है गोल्डन राइस, घा है इनमें से सभी। अरे भैया इसका जो सही आंसर होगा ना वो देखना पड़ेगा भाई, का वाला सही होगा। बीटी कपास जो है ना, ये आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, बीटी कपास। 36 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 36, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा? डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। अब ये शायद चैप्टर नंबर 10 का है कि 9 का है, या आप देख लेना, चलिए बता देते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, सदर्न ब्लॉटिंग से, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, या इन सभी से? तो डीएनए खंडों की पहचान हम सदर्न ब्लॉटिंग से करते हैं। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, बिना सोचे समझे टिक कर दो। चलो बच्चों 37 पर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक कौन है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, चैप्टर 10 का क्वेश्चन। एसबी 40, पीबीआर 327, पीयूजी पीबीआर 322। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे पार्टी पीबीआर 322। ये जो होता है ना, ये जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है। 38 पे आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। अब जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी? बताओ, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पड़ी थी? का है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, खा है डीएनए लाइगेज, गा है डीएनए गायरेज, घा है डीएनए पॉलीमरेज। अरे प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, मतलब जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम की खोज में पड़ी। तो का वाला ऑप्शन सही है। 39 पे आ जाओ बेटा। 39, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, किसमें होता है? कृषि में,
कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, परजीवी जीव में या उपरोक्त सभी में? भैया इन सभी में होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, उपरोक्त सभी में। ये क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। देखो जैव प्रौद्योगिकी के 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर 9 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, चैप्टर 10 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। चलो 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? बताओ किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन या इन सभी का? इन सभी का भैया, मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, इन सभी का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। बस हो गया बच्चों। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है कौन? पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन होता है? सीटी, एमटी, बीटी, जीएसटी? अरे भैया जीएसटी जो है ना, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। अब आप वो वाला जीएसटी मत समझ लेना जो हमारी सरकार जो है सामानों पर लगाती है, वो जीएसटी नहीं है, दूसरा है बच्चों, ठीक है। 42 पे आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है? अब ये हमारे जीव और समष्टियां चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 11 का, ठीक है। बताओ निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? का है राइजोबियम, खा है एजेटोबैक्टर, गा है स्यूडोमोनास, घा है ये सभी। तो ये सभी है भैया, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास, इन सभी लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होता है। तो घा वाला ऑप्शन सही है। 43 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा और दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि होगा, ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? का है अंतरजातीय परजीविता, खा है सहभोजिता, गा है सहोपकारिता, घा है स्पर्धा। तो उसको सहभोजिता बोलते हैं। मतलब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना जिसमें एक जाति को लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। जैसे आम के पेड़ पर जो आर्किड पौधा उगता है ना, इसमें आर्किड पौधे को लाभ होता है लेकिन आम को ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो आम का पौधा और आर्किड पौधा ये दोनों सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, ये सहभोजिता दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलो 44 पे आ जाओ। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? भारतीय वैज्ञानिक, अब हमारे पारितंत्र चैप्टर का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12 का। बताओ पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? का है बीरबल साहनी, खा है आर मिश्रा, गा है राम उदार, घा है केसी मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा आर मिश्रा। आर मिश्रा जी जो है ना, ये पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो आपका खा वाला ऑप्शन 100% गाइस सही होगा, नो टेंशन जब तक है हम। 45 पे आ जाओ। 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वो कैसा होता है? का है एक दिशीय, खा है द्विदिशीय, गा है बहुदिशीय, घा है ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है। रुक जा भाई। चलो 46 पे आ जाओ। 46 पे आ जाओ बच्चों। अब हम अपने लास्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर पे। 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर का देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? हमारे यूपी की बात की जा रही है। आप किस राज्य से हैं कमेंट कर देना। बाय द वे आप भी शायद यूपी से ही हो। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? जैसे भैया राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो राज्य पक्षी कौन है? मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। अरे सारस है हमारे उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है बच्चों ना, वो सारस है। तो आपका खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलो 47 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तनिक, शायद यहां पे अस्तनिन संकटग्रस्त नहीं है। इसमें से कौन सा अस्तनिन है जो संकटग्रस्त नहीं है? बताओ।
का है लाल पांडा, खा है कस्तूरी मृग, गा है नील गाय और घा है भारतीय बब्बर से। नील गाय जो है बच्चों ना ये संकटग्रस्त नहीं है। देखो लाल पांडा पे भी काफी ज्यादा संकट है, ये संकटग्रस्त है और ये धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कस्तूरी मृग भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ये भी संकटग्रस्त है। भारतीय बब्बर शेर भी धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आ रही है। लेकिन जो नील गाय है ना वो भी अभी हमें गांव में देखने को मिल जाएंगे, इधर उधर घूमते हुए नील गाय अभी भी उपलब्ध है, इनमें संकट नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन, चलो बच्चों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? का है असम, खा है गुजरात, गा है महाराष्ट्र, घा है पंजाब। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भैया असम में है। का वाला ऑप्शन ऐसे आंख मूंद के ना ऐसे टिक कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भैया 49 पे आ जाओ। 49 नंबर क्वेश्चन, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मतलब एशियाई शेरों के लिए जो एकमात्र प्राकृतिक वास है गिर राष्ट्रीय उद्यान वो कहां है? यहां पे एशियाई शेर रहते हैं। का है उत्तराखंड, खा है राजस्थान, गा है गुजरात, घा है मध्य प्रदेश। तो भैया इसका गा वाला सही होगा, गुजरात में है। मतलब एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास जो है ना वो वास गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ये गुजरात में है। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन पे। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान का है सिक्किम, खा है असम, गा है राजस्थान, घा है उत्तराखंड। राजस्थान में है। घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ना ये राजस्थान में स्थित है। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखते देखते ये क्या हो गया और आपका ये 50 ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। आज हमने आपको बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना वो मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चले अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, चलिए देखते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन हम देखेंगे। टोटल आपके बायोलॉजी में 13 चैप्टर हैं, तो मैंने सारे चैप्टर का नाम भी लिख रखा है। ऊपर देखो, जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा ये फर्स्ट चैप्टर से होगा, तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके ना हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और पूरे 13 चैप्टर में से टोटल 45 क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे हैं। इन क्वेश्चंस को ढूंढने में मुझे 5 से 6 दिन का समय लगा है और आपको मैं 1 घंटे में ये क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि टैपिटम क्या है या टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है। मतलब टैपिटम कहां स्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। जैसे हम मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया होती है तभी तो बच्चे पैदा होते हैं, वैसे हमारे पुष्प यानी कि फूलों में भी यह प्रक्रिया होती है। तो टैपिटम कहां स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? तो देखो भैया टैपिटम जो है ये पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। मतलब टैपिटम जो है ना ये पराग कोश की सबसे इंटरनल लेयर होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। मतलब जो टैपिटम है ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है, उनको न्यूट्रिशन देती है। आगे देखो, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती है और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। तो ये होता है आपका टैपिटम। देखो आज हम बेसिकली जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है ना उनको हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, तो वो भी मैं इसी में बताने वाला हूं। तो टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है? तो टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील पराग कणों को पोषण देती है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। 1 से ज्यादा न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट क्वेश्चन का। अरे भैया पूरे 45 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो कोई मूवी नहीं चल रही है कि आराम से बैठे हो देख रहे हो। कॉपी पेन लेना, नोट करने वाले पॉइंट को आपको नोट भी करना है।
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में अक्सर, अति लघुत्तरीय में अक्सर ये आते हैं। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम आपको बताना है। तो दोनों आभासी फल हैं, एक है सेब और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। ये दोनों आभासी फल कहलाते हैं। तो ऐसे ही आपको लिख देना है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अरे स्क्रीनशॉट लेने का झंझट ही खत्म कर दिया मैंने। देखो ये जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं ना, इन सब का पीडीएफ यानी कि नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल रहा है। ऐप का नाम है भैया शुभम लेक्चरर। तो प्ले स्टोर पे जाओ बच्चों, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो शुभम लेक्चरर, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये रहा मेरा नंबर 9918332305, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। वहां पे मैंने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये तो थी जानकारी। चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अभी हम फर्स्ट चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं भैया। 45 क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। देखो, भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब आवृत बीजी पौधों में जो भ्रूण पोष का विकास होता है ना, वो किस प्रक्रिया के बाद होता है। फलस्वरूप का मतलब बाद। तो देखो एक प्रक्रिया होती है इनमें द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप आप लिख दीजिए, भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया हो जाती है ना, तब भ्रूण पोष का निर्माण होता है, भ्रूण पोष का विकास होता है। चलो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूं, मतलब टेंशन फ्री रहो। देखो मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ मैं उसमें देता हूं। तो ऐप डाउनलोड करना, वही सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखो, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी कि जौ या गेहूं के आपको 100 दाने बनाने हैं, तो इसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आपको कराने होंगे। अति लघुत्तरीय में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। मतलब जौ या गेहूं के अगर आपको 100 दाने बनाने हैं ना, तो 125 अर्धसूत्री विभाजन करवाने होंगे। ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ना, ज्यादातर क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, ये ध्यान रखना। आज हम अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे हैं। आपने कमेंट किया ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को लाइक किया, तो मैं बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको बता दूंगा भाई। अरे हम बैठे ही आपकी सेवा के लिए। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा जो है, अब चैप्टर चेंज हो चुका है बेटा। जैसे हमारा चैप्टर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वैसे दूसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे हम मनुष्य है ना, हम में भी जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तभी तो बच्चे पैदा होते, तभी तो आगे की पीढ़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। मतलब जो पुरुषों में वृषण पाया जाता है ना, टेस्टिस, तो टेस्टिस में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखना है। लीडिंग कोशिकाएं कौन कौन से हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो देखो भैया, लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। हमारे अंदर जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है ना, हम पुरुषों के अंदर, तो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो शॉर्ट फॉर्म है बेटा, वो एलएच हार्मोन है, ठीक है। तो एलएच हार्मोन के नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। हम पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाए जाते हैं ना,
तो वो लीडिंग कोशिकाएं ही इसका श्रावण करती हैं। चलो नोट करो फटाफट, तुरंत नोट करो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। किसी ने सच ही कहा है, अगर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऐसे से चलते चले जाओगे ना तो आप एक दिन टॉपर बनकर दिखाओगे। अब मैं नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं कैमरे में चला जाऊंगा, ठीक है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। अब देखो आवर्त चक्र क्या है भैया। महिलाओं में एक प्रक्रिया पाई जाती है आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? देखो बेटा महिलाओं में क्या होता है, आवर्त चक्र की प्रक्रिया पाई जाती है। हर 28 दिन पर उनका एक चक्र होता है जिसको आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। देखो क्या है, मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मादाओं का मतलब महिलाओं में अंडाणु का जो निर्माण है ना, जैसे पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्म का, वैसे महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रारंभ हो जाता है, तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। मतलब स्त्रियों में क्या होता है ना, आवर्त चक्र की जो प्रक्रिया है ना 12 से 13 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाएगा और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म भी हो जाता है। यह है चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। मतलब आवर्त चक्र जो है ना, यह अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को दर्शाता है और तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। और जैसे ही महिलाओं में आवर्त चक्र स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि अब वो प्रेगनेंसी के लिए यानी कि गर्भ धारण के लिए सक्षम हो चुकी है, ठीक है। यही होता है आवर्त चक्र। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत लो। चलो बेटा 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, वही क्वेश्चन है, अभी 6 नंबर है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक चीज और था कि आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं। तो देखो आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। सबसे पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, LH हार्मोन। दूसरा है FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जो है ना, ये आवर्त चक्र का नियमन करते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, सारे को नोट कर लेना, नोट तो मैं दे ही रहा हूं, टेंशन फ्री रहना जब तक है हम, नो टेंशन बेटा, ठीक है। इस बार हम टॉपर बनकर निकलेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, सारे के सारे बहुत स्पेशल हैं। किसी भी टीचर से जाकर पूछ लोगे वो यही कहेगा, और एक ही वीडियो में 1 घंटे में सारे अतलगुत्तरीय प्रश्न आपके फिनिश हो जाएं तो मजा ही मजा है भाई। चलो 7 नंबर, प्रसव यानी कि पार्ट्यूरिशन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? भैया प्रसव क्या है? देखो जब महिलाएं गर्भ धारण करती है, 9 महीने पूरा होता है ना, तो जो बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होता है, उसी की प्रक्रिया को ही हम प्रसव कहते हैं। उसी प्रक्रिया को देखो क्या होता है, गर्भकाल पूरा होने पर जो पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। जैसे हम लोगों के भाषा में जो बच्चा पैदा होता है ना, वही प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो देखो गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव या पार्ट्यूरिशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। मतलब ये सब प्रेरित करते हैं प्रसव को, ताकि जल्दी हो, प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो ये होगा प्रसव, मतलब गर्भकाल पूरा होने पर जो पूर्ण विकसित शिशु है उसका माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। इसका प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं।
शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए भैया। शुक्राणुओं को कौन सी कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं? जैसे पुष्पी पौधों में जब लैंगिक जनन था ना, तो टैपिटम था, वो पराग कणों को पोषण प्रदान कर रहा था। तो हम मनुष्यों के शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो देखो हमारे टेस्टिस में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। यही कोशिकाएं हमारे पुरुषों के शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। बेटा ये भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप बहुत हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं तथा 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मतलब 23 जोड़े हमारे गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। अरे एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो 23 जोड़े में 46 ही तो होंगे। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, इसका भी हो गया। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। रुकना नहीं है हमें, चलते रहेंगे कदम जब तक टॉपर नहीं बन जाते। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है चैप्टर 3 से, यानी कि जनन स्वास्थ्य चैप्टर से। क्वेश्चन क्या है बेटा? एमनियोसिंथेसिस पर टिप्पणी लिखिए। एमनियोसिंथेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं उल्ब वेधन। ये क्या होता है? चलो लिखते हैं भैया। उल्ब वेधन क्या है? देखो उल्ब वेधन यानी कि एमनियोसिंथेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब उल्ब वेधन एक ऐसी तकनीक है ना जिससे माता के गर्भ से, जिसमें बच्चा है, उनके गर्भ से एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव को सुई के द्वारा या सिरिंज के द्वारा निकाल लिया जाता है। क्यों? ताकि चेक कर सके कि बच्चे के अंदर कोई रोग तो नहीं है, लड़का है लड़की है, वो भी चेक हो जाता था। ठीक है, तो देखो इस द्रव में फीट्स की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब इस उल्ब वेधन की तकनीक को इसलिए लाया गया था ना, ताकि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर यह पता लगाया जा सके कोई रोग तो नहीं है, कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है या विकलांग तो नहीं है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग? इसका यूज लिंग जांच के लिए करने लगे। मतलब बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ना लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए इस प्रक्रिया पर बैन लगाया गया। आगे देखो लिखा होगा ये क्या भाई। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये, अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। मतलब लोग अगर पता लगा लेते भाई रोग तो नहीं है, नहीं तो कोई रोग हो तो उससे एबॉर्शन करा लिया जाता। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग जिज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे हैं ना जो इस तकनीक का उपयोग करके मादा भ्रूण हत्या करते हैं। मतलब लड़का होगा तो उसको कहेंगे पैदा हो जाने दो, लड़की है भैया इसका एबॉर्शन करा दो। ठीक है, ये गलत है। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा लिया जाता है। भाई लड़की है, क्या उसको ये दुनिया देखने का हक नहीं है? क्या वो इस संसार में नहीं आ सकती? वही इसकी सबसे बड़ी कमी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल्ब वेधन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। इस पर प्रतिबंध शायद लगा भी दिया गया है, क्योंकि लिंग जांच करके बच्चों, अगर एक बेटी नहीं होगी तो वो मां कैसे बनेगी, किसी की पत्नी कैसे बनेगी? गर्लफ्रेंड सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, लेकिन एक बेटी किसी को क्यों नहीं चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन है, आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। आईवीएफ और जीआईएफटी का पूरा नाम क्या है? तो देखो आईवीएफ का पूरा नाम है पात्र निषेचन, यानी कि इन विट्रो कर देना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो, इसको वी कर देना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब पात्र निषेचन। जीआईएफटी का पूरा नाम है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, यानी कि गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये जीआईएफटी का पूरा नाम है।
बस हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। आईयूडी का पूरा नाम है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, यानी कि अंतःगर्भाशयी यंत्र। चलो इसको भी नोट करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब चैप्टर 4 पे आ चुके हैं बेटा, 45 क्वेश्चन देखना है। अभी तो हम 13 नंबर क्वेश्चन पे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, भैया जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। वंशागति को परिभाषित कीजिए। वंशागति होता क्या है? देखो बेटा, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतान में पहुंचने को ही आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। विज्ञान की यह शाखा वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। वही आनुवांशिकी है। बस हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत लो। एक एक लाइन, दो लाइन का आंसर है, कुछ करना नहीं है। चलो बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। वंशागति के क्रोमोसोमवाद, क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तावित किया? देखो, सटन व बोवेरी, दो लोग हैं, सटन व बोवेरी, इन्होंने ही वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया। बहुविकल्पीय में भी ये आता है, अतिलघुत्तरीय में भी ये है। चलो बेटा 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, चलो ये देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। भैया आप वंशागति चैप्टर पढ़ रहे हैं और मेंडल साहब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षण को आपको लिखना है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। मतलब उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। सबसे पहला लक्षण है पुष्पों का रंग, उन्होंने बैगनी माना जो कि प्रभावी था, तथा सफेद को अप्रभावी कहा। बीज का रंग हरा जो है प्रभावी होगा तथा पीला अप्रभावी होगा। पौधे की लंबाई लंबा प्रभावी तथा बौना अप्रभावी है। बीज का आकार जो है गोल जो है वो प्रभावी होता है एवं झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी होता है। मेंडल जी ने अपने प्रयोग जो है ना मटर के पौधे पर किए थे। तो मटर का पौधा का जो रंग होता है ना उसके फूल का, वो बैगनी भी होता है, सफेद भी होता है। बीज का जो रंग होता है वो हरा भी होता है, पीला भी होता है, आपने देखा होगा। लंबाई छोटा बड़ा तो सब में होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पौधे हो। बीज का आकार गोल भी होता है, झुर्रीदार भी होता है। तो 4 लक्षण मैंने बता दिए, 7 लक्षण उन्होंने कहा था। 16 नंबर देखो, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। भैया जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग क्या होता है, और मनुष्य में होने वाले 2 आनुवांशिक रोगों के नाम भी लिखना है। देखो, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। जैसे मान लो किसी के माता पिता को हीमोफीलिया है और वो जो बच्चे पैदा हुए, उनके जो पुत्र हुआ, उसको भी वो रोग है। तो जो रोग किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं ना, वही आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण देख लो, वर्णांधता तथा हीमोफीलिया। वर्णांधता क्या है? इसमें अगर वर्णांधता किसी को हो गया ना तो वो लाल रंग और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, इसीलिए उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। हीमोफीलिया कहा, ये ब्लीडर रोग है। अगर कहीं पे कट जाता है ना, जिसको हीमोफीलिया है, कहीं पे चोट लग गई, कट गया, खून बहने लगा, तो खून रुकता नहीं है, इसीलिए इसको ब्लीडर रोग भी कहते हैं। चलो बेटा 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? दोनों क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने बताया। तो देखो, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? देखो, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। मतलब अगर किसी को हीमोफीलिया है, उसको चोट लग गई या कहीं कट गया ना, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, खून का थक्का नहीं जमता और खून लगातार बहता रहता है। इसीलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं, खून रुकता नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता?
मतलब जिसको वर्णांधता है ना उसको रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? तो देखो, चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, इसीलिए वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है। मतलब जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति है ना उसको लाल और हरे में डिफरेंस ही नहीं होगा, लाल को हरा बोल देगा, हरे को लाल बोल देगा। तो बताओ अगर वो ट्रेन चला रहा है, आगे से कोई लाल झंडी दिखा रहा है तो उसको हरा लगेगा, चलो भैया ले चलो ट्रेन, बस काम हो गया। तो यही चीज है ना, लाल सिग्नल हरा दिख रहा है तो इसीलिए इसको रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं बेटा। चैप्टर 5 का नाम है वंशागति का आणविक आधार। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम हैं। देखो जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं भैया, जीन क्या होता है? तो देखो एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। मतलब एक जीव के, जैसे हम जीव है ना, हमारे अंदर जो भी लक्षण है, हमारे लक्षणों को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वही जीन होते हैं बेटा। ये जीन्स नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा पास में, यार बहुत पतला आदमी है, इसका जीन्स ही ऐसा है। बेटा जीन्स नहीं, जीन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यात्मक इकाई है। जीन जो है ये गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन जो है इन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चलो बेटा 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकृति के दौरान कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं? मतलब कौन से एंजाइम हैं जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं? तो भैया डीएनए लाइगेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। चलो बेटा 21 पे आ जाओ। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया 21। अब चैप्टर 6 पे आ चुके हैं हम लोग। चैप्टर 6 का नाम है जैव विकास, इवोल्यूशन। हम जीव हैं, हमारा विकास कैसे हुआ, कैसे इस जीवन की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले कौन पैदा हुआ, बस यही बात को लेकर जैव विकास चैप्टर है। चलो 21 नंबर, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनका पुस्तक का नाम, प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। बेटा जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद A.I. ओपेरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। मतलब जीवन की उत्पत्ति का जो प्रकृतवाद है ना, इसको A.I. ओपेरिन जी ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया करो स्क्रीनशॉट तुरंत, ठीक है। हम आपको मौका देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का। चलो अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है इसी चैप्टर का। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। भैया अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी का ही मतलब होता है अवशेष, जो अवशेष के रूप में बचे हों। जैसे देखो वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए, गायब हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील थे, लेकिन उनका उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे गायब हो गए, लुप्त हो गए, केवल और केवल हमारे अंदर एक अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। ऐसे अंगों को बेटा अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कृमि रूपी परसेसिका और पूछ कशेरुका। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों में पूछ भी पाया जाता था, अब हमने तो भाई देखा नहीं है। यही सब हमारे जैव विकास चैप्टर में है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, खड़ा कर लो। 23 पे आ जाओ बेटा। 23 नंबर, पैंजेनेसिस का सिद्धांत तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पैंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्त का सिद्धांत किसने दिया? तो देखो भैया पैंजेनेसिस का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने तथा पुनरावृत्त का सिद्धांत हेकल ने प्रस्तावित किया। वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर आंसर, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में इतना ही लिखना है। 24 नंबर, मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम लिखिए। भैया मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी मैं एक सीरीज चलाऊंगा। अगर आप लोगों ने कमेंट किया, सपोर्ट किया तो
25 वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस? ठीक है, तो होमो सैपियंस, सैपियंस जो है ना, यही हम मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे कोई पूछे भैया बायोलॉजी पढ़ते हो? हाँ भैया पढ़ते हैं। आपका साइंटिफिक नेम क्या है? क्या है? पता ही नहीं है, तो यही तो गलती है ना। होमो सैपियंस, सैपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है। चलो बेटा, और नाम तो हम लोग बहुत रखते हैं, शुभम, राहुल, रवि, ठीक है, सब रखते हैं। चलो 7 नंबर यानी कि 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना हमारे चैप्टर नंबर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग से है, और ये 26 क्वेश्चन है। हम मनुष्य है ना, बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके अंदर रोग पाए जाते हैं, तो हम अपने बारे में ना पढ़ें बायोलॉजी में, कैसे हो सकता है? चलो 26, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में विषाणुओं के द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो उत्तर देखो, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज, ये सब आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब वायरस दो टाइप के होते हैं, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस। तो देखो, चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, ये सब डीएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, तथा पोलियो, डेंगू बुखार, कर्णफेर, खसरा, रेबीज, ये सब आरएनए वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। चलो ले लो स्क्रीनशॉट खटाखट। चलो बेटा 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम क्या हैं भैया? हम मनुष्यों में जो जुकाम होता है ना, याद है कि नहीं याद है? आपको भी हुआ होगा कभी ना कभी। तो बताओ कौन से 2 विषाणु हैं, वायरस हैं, जो हमारे अंदर जुकाम उत्पन्न करते हैं? एक है रहीनो वायरस, दूसरा है कोरोना वायरस। ये दोनों वायरस मनुष्यों में जुकाम उत्पन्न करने वाले वायरस हैं। 28 नंबर, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? बताओ, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसको कहा जाता है? तो श्वेत रुधिराणु, लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। मतलब हमारे अंदर जो श्वेत रुधिराणु पाए जाते हैं ना, लिम्फोसाइट, उन्हीं को ही हम मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो 29 पे आ जाओ। अब एक शर्त रखी गई आपके सामने, यदि मानव शरीर से थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा हमारे अंदर एक ग्रंथ पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, तो अगर इसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा रे बाबा? देखो, थाइमस जो है मानव शरीर में प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होता है। यदि शरीर से थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाणुओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदन नहीं होगा। बस हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अब चैप्टर 8 का क्वेश्चन आ गया, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जैसे आप दही खाते हो, दही में जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है ना, लैक्टोबैसिलस, वो हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर आप दही को ध्यान से देखोगे ना माइक्रोस्कोप से, तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाएंगे। अगर उसको रख दोगे 2, 4, 10 दिन के लिए, तो वही बैक्टीरिया बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब उसमें होता है, वो हमारे लिए फायदेमंद है। देखो क्या है, किस भोजन या आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? तो देखो भैया, देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। भैया दूध दही में कैसे बदलता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यह दूध की शर्करा, हमारे दूध में एक लैक्टोज शर्करा होती है, यह शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलता है। मतलब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देती है। और लैक्टिक अम्ल जो है, जैसे लैक्टिक एसिड में उसने बदला, फिर लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, एक केसीन प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देती है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। तो ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को भी रोकते हैं। बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? भैया चाय उद्योग में जो चाय की पत्ती होती है ना, इसका किण्वन किस सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है? तो देखो, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। मतलब चाय उद्योग में, चाय इंडस्ट्री जो है, टी इंडस्ट्री ना, इसमें चाय की पत्तियों का जो किण्वन होगा वो माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाएगा। 32 नंबर, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? बताओ, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का यूज किया जाता है? सिरका आप में से भी बहुत सारे लोग खाए होंगे। चलो, सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का यूज होता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो 33 पे आ जाओ। 33, ये देखो, वाहित मल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? सीवेज क्या होता है? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? मतलब वाहित मल क्या होता है, वाहित मल हमारे लिए कैसे हानिकारक है? तो देखो, आप सिटी में रहते हो या गांव में रहते हो, प्रतिदिन नगर व शहरों में व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। मतलब प्रतिदिन अगर सिटी में आप रहते हो ना, तो सिटी में व्यर्थ जल, जो वेस्ट वाटर है ना, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, इकट्ठी होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है, और उस व्यर्थ जल में मेनली मनुष्य का मलमूत्र पाया जाता है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, और इसी व्यर्थ जल को ही हम सीवेज बोलते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। सबसे पहला, वाहित मल में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल में जो है ना, कार्बनिक पदार्थ और की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जो ज्यादातर रोगजनकीय होते हैं, हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। मतलब वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। तो यही भैया रीजन है। स्क्रीनशॉट ले लो खटाखट, तुरंत स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा 34 पे आ जाओ। 45 क्वेश्चन देखना है। हम 5G के स्पीड से चल रहे हैं बेटा, हम मॉडर्न युग में हैं, हमारी स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए। 34, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ बताइए। भैया बायोगैस के घटक गैस कौन कौन से हैं और इससे मनुष्यों को कौन से लाभ होते हैं? तो देखो बेटा, बायोगैस एक प्रकार से गैसों, जिसमें मुख्यतः मीथेन शामिल है, इसका मिश्रण है। मतलब बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। कई गैस इसमें होती हैं जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करते हैं। बस हो गया, एक प्रॉपर आंसर दे दिया करो, कुछ है नहीं खास भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। व्हाट इज एंटीबायोटिक? नाम सुना है कि नहीं सुना है? अब आपको एंटीबायोटिक आपने सुना होगा, लेकिन हिंदी नहीं पता है। प्रतिजैविक, चलो, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों, विशेषकर जीवाणुओं को मारने वाले रसायन प्रतिजैविक होते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो प्रवेश करने वाले जो बैक्टीरिया है ना, उनको मारने वाले रसायन को ही प्रतिजैविक कहते हैं। इसीलिए कहते हैं एंटीबायोटिक ले लो, ताकि जीवाणु आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है, और इनका भी उत्पादन, प्रोडक्शन जो है ना, सूक्ष्म जीव के द्वारा ही किया जाता है। 2 प्रमुख प्रतिजैविकों के नाम निम्नवत है। जैसे पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, इसका जो उत्पादन है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा किया जाता है, ये भी हमारे सूक्ष्मजीव ही हैं। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियस के द्वारा किया जाता है, ये भी हमारा सूक्ष्मजीव ही है।
चलो नोट कर लो फटाफट, तुरंत नोट करो, तुरंत जस्ट नाउ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अब देखिए स्टूडेंट 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का क्वेश्चन है। देखो 36 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। भैया आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइम के नाम बताइए और कार्य बताइए। तो देखो भैया सबसे पहला एंजाइम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी बोलते हैं। ठीक है, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है, मतलब इसका काम है डीएनए को खंडों में काटना। दूसरा है डीएनए लाइगेज, इसका काम क्या है, ये एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है, मतलब इसका काम है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना। बस हो गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, खड़ाखट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर चैप्टर पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से। देखो 37 नंबर, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। भैया वही एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, जैसे एंडोन्यूक्लियस, ये आपका जो है ना, ये जीवाणु भोजी के डीएनए को काटने का काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 11 नंबर चैप्टर से हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर चैप्टर जीव और समष्टियां से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, एनसीईआरटी का है। देखो आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आप कैसे करेंगे। आपने आम का पौधा अगर देखा होगा ना, तो उस पर एक पेड़ उगता है अवायवीय रूप से। तो भैया आणविक आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। अब आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन आपको करना। तो देखो आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा सहभोजिता प्रदर्शित करते हैं, मतलब आर्किड पौधा और जो आम का पेड़ होता है, दोनों के बीच सहभोजिता प्रक्रिया होती है। ये ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना हानि। मतलब सहभोजिता एक ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जिसमें एक जाति को तो लाभ होगा और दूसरे जाति को ना तो लाभ होगा ना हानि। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड को लाभ होता है, क्योंकि वो सारा पोषण उसी से प्राप्त कर लेता है, जबकि आम के पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं होता। मतलब जो आर्किड पौधा आम के पेड़ पर उगा है ना, इनके बीच सहभोजिता होती है, सहभोजिता पारस्परिक क्रिया होती है, जिसमें एक को लाभ होगा, दूसरे को ना लाभ होगा ना हानि। तो आर्किड पौधे को लाभ होगा क्योंकि सारी चीजें उसको मिल रही हैं आम के पौधे के द्वारा, और आम को ना तो लाभ होगा ना तो हानि। बस हो गया, इसको नोट करो फटाफट। चलो बेटा 39 पे चलते हैं अपने। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर 12 पारितंत्र से है। देखो ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो देखो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। मतलब पारितंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। यही ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता है। चलो बेटा 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ चुके हैं। लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भैया लेग हीमोग्लोबिन पर आपको टिप्पणी लिखना। देखो सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों के कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। मतलब सहजीवी जीवाणु एक राइजोबियम होता है ना, जो दाल वाले, जो दलहनी पौधे हैं, उनकी जड़ों में कार्टेक्स, उनकी जड़ों के कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनस एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब लेग हीमोग्लोबिन जो है ना, ये कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, बढ़ते रहो आगे। 41 पे आ जाओ बेटा।
हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं। जब वो लेकर आएंगे ना बहुत अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। 41 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? भैया प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? आपने सुना होगा पेड़ पौधे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सॉरी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। 42 जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर मतलब लास्ट चैप्टर पे हम आ चुके हैं। देखो जैव विविधता एवं संरक्षण हमारे चैप्टर का नाम है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? भैया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मतलब जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 5 जून याद रखना बेटा, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ गए। 43 पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43, विलुप्त प्रजातियां क्या है? भैया विलुप्त का मतलब ही होता है गायब। तो देखो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। मतलब जीव जंतुओं की वो प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वो विलुप्त प्रजातियां होती हैं। उदाहरण के लिए देखो मॉरीशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो। देखो मॉरीशस में एक पक्षी डोडो पाया जाता था ना, अब वो बिल्कुल से गायब हो गया, तो वो विलुप्त प्रजातियों में आ गया। ठीक है, जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। चलो इसको नोट करो बेटा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। 44 पे आ जाओ। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए स्थितियां सुनिश्चित होती हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेले राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब पहले हेले राष्ट्रीय उद्यान था, अब वर्तमान में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बस हो गया बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो खटाखट। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी राहें हैं। चलो 45 और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। उत्तर भारत में स्थित, ठीक है। चलो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में हमारे यूपी में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ये सब उत्तर भारत के राज्य हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में, और दचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू एवं कश्मीर में है। तो ये उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम थे। अब चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखो आपके जो बायोलॉजी है ना, इसमें अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 2-2 नंबर के आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3-3 नंबर के 36 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर 46 नंबर जो आपका होगा ना बेटा, वो लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए ही दिया जाता है। तो सोचो 70 में 46 नंबर, तो लघु उत्तरीय प्रश्न तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर का, ये देखो, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। का है अनिषेक फलन, खा है बहुभ्रूणता। तो चलो देखते हैं भैया, सबसे पहले हम टिप्पणी करते हैं अनिषेक फलन की। अनिषेक फलन क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण। तो देखो यह शब्द नॉल ने दिया, मतलब नॉल जी ने इस शब्द को दिया। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। मतलब बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, और जो फल हमें मिलता है ना उसको अनिषेक फलनी फल कहते हैं। बस इतना तो समझ गए होंगे। यह फल बीज रहित होते हैं, मतलब इसमें बीज
नहीं होते हैं। आगे देखिए, अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब अंगूर, केला और जो अनानास होता है ना, इसमें प्राकृतिक अनिषेक फलन पाया जाता है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी। ठीक है, देखो इसमें कहां बीज होते हैं ज्यादा। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे हार्मोन है जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इनके छिड़काव से भी हम अनिषेक फलन को हम प्रेरित कर सकते हैं। आगे देखिए, अनार, नारियल या उन फलों में जिसमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। मतलब जैसे अनार और नारियल जिसमें खाने का जो चीज होता है बीज का होता है ना, उनको हम अनिषेक फलनी फल नहीं बना सकते। बस हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। बिना निषेचन के, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल बोलते हैं। दूसरा, बहुभ्रूणता, मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो देखो ये क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता यानी कि पॉलिम्ब्रियोनी कहलाता है। मतलब एक बीजांड या एक बीज से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना जो है ना, वो बहुभ्रूणता कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, बहुभ्रूणता, बहुत सारे भ्रूण। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। मतलब जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ना, उनमें यह घटना होती रहती है, सामान्य घटना है, नॉर्मल घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में यह काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। मतलब बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने संतरे के बीज में सन 1791 में किया था। ये क्वेश्चन आता है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों के अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब बीज तो एक से ज्यादा, मतलब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। कोई एक ही भ्रूण सक्रिय होकर आगे की पीढ़ी को बढ़ाएगा। चलो बेटा इसको भी नोट करो फटाफट। हो गया नोट? तो टाइम वेस्ट क्यों करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य का। जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। देखो ध्यान से पढ़ो, इसको पढ़ने से ही आपको याद हो जाएगा। देखो, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब विश्व में अगर देखा जाए तो प्रति सेकंड 2 लोग प्रति सेकंड 2 व्यक्तियों का जन्म होता है, या प्रतिदिन 2 लाख व्यक्तियों का जन्म होता है, और प्रति महीने 60 लाख व्यक्ति, और एक साल में 7 करोड़ व्यक्ति की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब एक सेकंड में 2 जनसंख्या बढ़ी, उसके बाद में एक दिन में 2 लाख, एक महीने में 60 लाख, और हर साल 7 करोड़ जनसंख्या बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट हम कहते हैं। यही जो तीव्र गति की वृद्धि है ना, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब ये जो है ना, मृत्यु दर में कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना, लोगों वैज्ञानिक ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि लोगों की मृत्यु तो हो नहीं रही है। अब मृत्यु नहीं हो रही है, जन्म लगातार हो रहा है भैया, तो क्या होगा? जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। अब इसके कारण क्या है ये जान लो, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं तो बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण क्या है। सबसे पहला,
देखो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे मृत्यु दर में कमी आई है और पैदा हो ही रहे हैं तो भाई जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना, मतलब जनन योग्य जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, इसीलिए भी जनसंख्या बढ़ रही है। तीसरा, क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो संतान उत्पन्न होगा ही होगा। तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। मतलब कम शिक्षा होने के कारण ना लोग जो है परिवार नियोजन का पालन नहीं करते हैं, जिससे जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। देखिए हो गया कि और है, ये देखो पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खानदानों के उत्पादन में वृद्धि होना। जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह भी जनसंख्या का कारण है। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब जो गरीब लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो सोचते हैं जितने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा, उतना ज्यादा वो कमाएंगे। ये सबसे गलत माइंडसेट है। मान लीजिए आप 6-7 लड़कों को पैदा कर दिए, पहले उनको पालना होगा। जब आप उनको 16-17 साल का 18 साल का बनाएंगे ना, तब जाकर वो आपको कमा कर देंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 8वां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्त की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना कि वो उनके यहां संतान हुई तो पहले लड़की हो गई, फिर संतान वो पैदा करते हैं लड़के के चक्कर में, फिर लड़की हो गई, फिर पैदा करते हैं, फिर लड़की हो गई, फिर लड़का हुआ, तो इसके चक्कर में 4 जनसंख्या बढ़ी। तो सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। यही सब कारण है जनसंख्या विस्फोट के। चलो नोट करो। सबसे पहले आप लोगों को नोट करना है ये पेज, देखिए ध्यान से, आपके सामने ओपन हो रहा है, ये देखो भैया, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर आप नोट कीजिए इसको कि जनसंख्या वृद्धि के कारण आखिर क्या है, ठीक है। ये हो गया। अब एक और नोट कर लीजिएगा भैया साइड में, ये देखो, मतलब ये सारे कारण आपको लिखने होंगे, ये विस्तृत तरीके में भी कभी कभी आते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, थर्ड लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारे चैप्टर 4 वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। भैया डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखो हेडिंग डाल देना प्यारा सा, डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में खोजा। यह है रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब ये जो रोग है ना, ये गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। जैसे हमारे अंदर नॉर्मली 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ी में अगर देखें तो 23 जोड़ी। अब 46 के जगह पर 47 हो जाएगा तो भैया डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, हर जोड़े में 2-2 होता क्या है, जो 21वां जोड़ा होता है इसमें ना, उसमें 2 के जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम भैया हो जाता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण
हो सकता है। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल, होठ नीचे की ओर लटका रहता है। आगे भी देखते हैं कुछ है कि नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं, जिनको डाउन सिंड्रोम हो गया, मंद बुद्धि। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं, भैया रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। अब ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे समझाना है। देखो, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम को एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता के कारण होता है। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जब डाउन सिंड्रोम होता है तो 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाता है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब जो 21वां जोड़ा है ना, वहां 2 होना चाहिए, 3 हो जाता है, तब डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं। ये अतिरिक्त, जब किसी को डाउन सिंड्रोम होता है ना, तो ये गुणसूत्र, ये अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। अब जिसको ये डाउन सिंड्रोम हुआ, उसके लक्षण क्या है? देखो, 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, मतलब दिमाग थोड़ा कम विकसित रहेगा, सिर गोल रहेगा, होठ नीचे की ओर ऐसे लटका रहेगा। ठीक है, आगे देखो क्या रहेगा, थोड़ा और लक्षण है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदुरी होगी, त्वचा स्किन थोड़ी सी खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित होती हैं और मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं, इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। यही कारण है कि इस आनुवांशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी हम कहते हैं। बस हो गया बेटा, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आप चलिए अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, पहले इसको नोट कर लो भैया, नोट करवा दूं, इसका स्क्रीनशॉट लो खटाखट। अब इसका लो, ये सब रीजन है, ये सब लक्षण है, इसको लिखना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ना, मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भैया मानव जीनोम परियोजना क्या है? चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार का क्वेश्चन है ये। तो मानव जीनोम परियोजना, देखो ध्यान से समझो, मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। हमारे जीनोम में जो जीन उपस्थित होते हैं ना, उनकी पहचान की जाती है। बहुत टफ है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। मतलब हमारे जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म है और हर एक क्षार को पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है। बताओ, $9 मिलियन, $1 में 80-85 रुपए। तो सोचो, ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब जब ये परियोजना का जांच किया जाएगा ना, तो 1000 पेज की लगभग 3300 पुस्तक की आवश्यकता होगी और यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया है। भाई ये योजना जो है बहुत क्रूशियल है, बहुत ज्यादा टफेस्ट योजना है। ठीक है, ये हमारे मानव जीनोम में उपस्थित जीन की पहचान के लिए योजना होती है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगेगा। भाई इतना फालतू समय किसके पास है? लेकिन हमारे टॉपिक है, पढ़ लेते हैं। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना भी कहलाती है। मतलब इस मानव जीनोम परियोजना को हम महापरियोजना भी कहते हैं। बेटा इसको नोट करो खटाखट, नोट कर लो, नोट करते रहो भैया, नोट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, आजा बेटा, देखो
मंत्र मार दिया गया। पांचवा क्वेश्चन देखो, जैव विकास चैप्टर का ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ध्यान से देख लो। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद क्या है, डार्विन जी ने प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद हमें दिया, तो ये क्या होता है। देखो, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद ये है क्या, इसको समझोगे तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। हर एक जीव में संतान को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ज्यादातर जीव वृद्धि करके, विकास करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब जनसंख्या बढ़ती है ना, तो समान जाति या भिन्न भिन्न जातियों के बीच अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे आज देखो, कोई एक जाति दूसरे जाति से ही लड़ रहे हैं, यही तो गलती है। आगे देखो, ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब वही जीव जीतेंगे जिनके अंदर कुछ वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं पाई जाएंगी। यही सब लिखना है इसमें। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं, ठीक है, आगे भी ये शायद, और प्राकृत द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने में समर्थ होते हैं। बस इतना सा लिखना है भैया प्राकृतिक वर्णवाद में, वही सब चीजें लिखनी है जो हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं। देखो, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। बस इतना लिखो बेटा, थोड़ा सा आगे और लिख देना बच्चा पार्टी, ये लिख देना, और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहने में समर्थ होते हैं। चलो हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हूं, देखो। अब इसका ले लो, ठीक है, हो गया। तो मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को भी बताया। देखो बच्चों, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं कहता रहता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 5 पहले पढ़ लेना। चलो भैया, अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बारी आती है। एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मैंने लिया है 5 नंबर का। आपके बोर्ड में टोटल 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से। जो क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया जो होता है ना, इसका रोगजनक कौन है, लक्षण क्या है, अगर किसी को मलेरिया हो जाए तो उसके लक्षण क्या है और उपचार कैसे होगा। देखो भैया, मलेरिया मच्छर के कारण होता है। मलेरिया का नाम सुनते ही आपके दिमाग में होता होगा मच्छर। अब मच्छर के कारण नहीं होता भैया, हाँ है कारण, लेकिन मच्छर मेन कारण नहीं है। मच्छर तो वाहक होता है, रोगजनक कुछ और ही है। देखो रोगजनक क्या है मलेरिया का, देखो मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। देखो भैया,
मलेरिया मच्छर के कारण तो होता है, मच्छर जो है वाहक होता है, वो इन रोग जनकों को लेकर जाता है और हमारे अंदर ट्रांसफर करता है काट के। तो रोग जनक जो है, मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के कई टाइप हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम आदि जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। ये हो गया भैया रोग जनक, स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब चलते हैं कि मलेरिया रोग के लक्षण क्या हैं। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो लक्षण क्या है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। जिसको मलेरिया हो गया ना, उसको भूख नहीं लगेगा प्रॉपर, उसकी भूख मर जाती है। अरे मरती नहीं भाई, भूख नहीं लगती। दूसरा, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, मतलब रोगी को तेज बुखार भी हो जाता है अगर मलेरिया जिसको हो गया। तीसरा, रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है, मतलब रोगी को एसिडिटी कब्ज की भी समस्या हो जाती है और थोड़ा सा जी मचलाता है भाई, कुछ मनवन नहीं लगता। चौथा, रोगी का मुंह सूखने लगता है, मुंह हमेशा सूखेगा, पानी की आवश्यकता होगी, पानी। पांचवा, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। अगर मलेरिया हो गया तो रोगी का सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र तेज दर्द होगा। अब उपचार क्या है भाई, कैसे मलेरिया को हम ठीक कर सकते हैं। उपचार के बाद मैं बचाव व नियंत्रण को भी बताऊंगा, क्योंकि 5 नंबर में आपको बड़ा लिखना होगा। उपचार देखो, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। कुनैन लगभग 300 वर्षों से यह दवाई बनी हुई है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल के सत से बनाई जाती है। मतलब जो ये कुनैन है ना, ये डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में एक सिनकोना वृक्ष होता है, इसी की छाल से यह दवाई बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। मतलब ये जो दवा है ना, ये रोगी के अंदर उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देगी। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां जैसे एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, माइलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित हैं। ये सब मेडिसिन है, अंग्रेजी दवाएं। पेल्यूड्रिन, पेमाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती है। ये सब दवाएं हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ दूं। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम दवाएं जैसे एटिब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, मेलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित हैं। पेल्यूड्रिन, मेपाक्रिन, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रावस्थाओं को भी नष्ट करती। चलो बेटा, बचाव और नियंत्रण कैसे करोगे, कैसे आप बचोगे, कैसे कंट्रोल करोगे मलेरिया से। देखो, मलेरिया से बचाव व इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय है। सबसे पहला, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। आपके आसपास अगर तालाब है या गड्ढे हैं तो पानी वहां पे जमा नहीं होने देना है। दूसरा, घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। अगर आप कूलर यूज करते हैं, उसमें पानी भरते हैं ठंड हवा के लिए ना, तो 2-3 दिन में उसकी सफाई करनी चाहिए, नहीं तो उसमें मच्छर आ जाएंगे, वही मच्छर आपको काट के मलेरिया उत्पन्न कर सकते हैं। आगे देखो, नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मतलब नाली और अन्य पानी जमा होने वाले जो स्थान हैं वहां पे मच्छरों का जनन, रिप्रोडक्शन रोकने के लिए मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ देते हैं तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को पानी में उगाते हैं ताकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाएं। थैंक यू भैया। तीसरा देखो, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नाली को खुला मत छोड़िए। चौथा, डीडीटी, बीएससी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है, मतलब बैन है। डीडीटी का यूज, बीएचसी का यूज भारत में नहीं होता भैया, क्योंकि यह हानिकारक है। पांचवा, क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डाराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने के लिए सहायक होता है। छठवां, मच्छरों को दूर भगाने हेतु ऑल आउट
तेल व क्रीम तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए भैया, ऑल आउट का यूज करो, तेल क्रीम तथा मच्छरदानी का यूज करो, बस हो गया, ये सब यूज करो। लास्ट में थैंक यू ही तो मैं बोल सकता हूं। तो ये आपका, चलो इसको आप लोग नोट कर लो। पहले आते हैं अपने, भैया खुल जा हैं भाई, खुल गया। ये देखो उपचार था, इधर देख लो रोग लक्षण क्या है ये भी मैंने बता दिया, और फाइनली आपका जो रोग जनक था वो भी मैंने आपको बताया। ये देखिए मलेरिया क्या होता है, इसका रोग जनक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सब होती हैं। लक्षण, रोगी की भूख मर जाएगी, रोगी को तेज बुखार होगा, रोगी को कब्ज होगा, जी मचलाएगा, रोगी का मुंह सूखने लगता है, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द रहता है। उपचार के लिए कुनैन जो है 300 वर्षों से दवाई है, बाकी दवाइयां मैंने आपको बता दी। बचाव व नियंत्रण के लिए मैंने सारी चीजें बता दी, ऐसे आप बचाव भी कर सकते हो। तो ये था क्लास 12। देखो एक विस्तृत मैंने आपको बता दिया, जो भी बचे हैं उनको भी मैं आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। कैसा लगा आपको ये वीडियो? भैया पूरा बायोलॉजी मैंने आज आपको पढ़ा दिया, लेकिन अभी तो पार्ट 2 शुरू हुई है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसी ऐसी क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा। चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।